नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 5 जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा लेसन है और बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो है वो इस लेसन से बनते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 5वां लेसन। लेसन का नाम तो आपको पता चल ही गया। जनसंख्या का जो समूह होता है वो प्रवास किस प्रकार से करता है, कौन कौन से कारण हैं, और साथ में ही मानव विकास। बोर्ड एग्जाम के जो प्रश्न बनते हैं वो प्रवास को लेकर के बनते हैं। सर्वप्रथम प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन, जो प्रवास होता है ना उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन तो रेडजेल महोदय के द्वारा किया गया। जबकि सर्वप्रथम प्रवास से संबंधित जो नियम है उनका निर्धारण किसके द्वारा किया गया? रेवेनेस्टीन महोदय के द्वारा। प्रवास से तात्पर्य देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया स्थानांतरण ही प्रवास कहलाता है। देखिए, अगर हम साधारण शब्दों की बात करें तो प्रवास का मतलब होता है पर प्लस वास, मतलब दूर जाके रहना। जब कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर के रहने लगता है ना, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो प्रवास कहलाता है। और जब वो चला जाता है तो वहाँ जाने के बाद में वो जो व्यक्ति होता है वो प्रवासी कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। तो वास्तव में प्रवास की जो प्रक्रिया होती है, एक तो निश्चित समय अवधि के दौरान होती है, एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है प्रवास। स्थानांतरण का मतलब स्थान परिवर्तित हो गया ना। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? स्थान का परिवर्तित होना, स्थान का बदलना। मतलब जन्म स्थान को छोड़कर जब कोई व्यक्ति अन्यत्र दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वह प्रवासी कहलाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम प्रवास कहते हैं। ये परिभाषा आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उन्होंने प्रवास को लेकर के क्या डेफिनेशन दी है उसकी हम बात करते हैं। प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक प्रक्रिया है। प्रवास क्या है? एक प्रकार की भौगोलिक प्रक्रिया है। भौगोलिक प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो भौगोलिक इकाइयों के मध्य में देखने को मिलती है। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे रहता है और एक एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, तो यहाँ का व्यक्ति निकल करके अगर यहाँ जा रहा है तो मतलब क्या हुआ? एक भौगोलिक इकाई जिस क्षेत्र को वो छोड़ रहा है, एक तो वो भौगोलिक इकाई हो गई, और जिस क्षेत्र को वह प्राप्त कर रहा है दूसरी भौगोलिक इकाई वो हो गई। तो दो भौगोलिक इकाइयों के मध्य में हो गया ना प्रवास। तो इसी बात को तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बताया गया है कि जो दो भौगोलिक इकाइयों के मध्य देखने को मिलती है, यह प्रवास अधिकतर स्थायी रूप में होता है। इस प्रकार का जो प्रवास होता है वो अधिकतर कैसा होता है? स्थायी रूप में होता है, क्योंकि इसमें मानव का निवास परिवर्तित हो जाता है। जो हम बात कर रहे थे बार बार कि मानव का निवास परिवर्तित हो जाता है। जन्म स्थान को मानव छोड़ देता है और अन्यत्र जाकर के मानव निवास करने लगता है। प्रवास क्यों करता है ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा ना। जब छोटी दूरियों का जो प्रवास होता है उसमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है। आपने देखा होगा, महिलाएं पैतृक घर को छोड़ करके पति के घर में जाती हैं शादी होने के बाद में। तो इस प्रकार का ये प्रवास, ये भी तो एक प्रवास ही है। प्रवास का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक फैक्टर को लेकर के आदमी प्रवास कर जाएगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके पीछे प्रवास जब व्यक्ति करता है। जीवन को लेकर के जब समस्याएं होने लगती हैं, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है, तब भी मानव प्रवास कर जाता है, जैसे यहूदियों ने किया। संपूर्ण देश विश्व में आज यहूदी सबसे ज़्यादा प्रवासित जनसंख्या के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए हैं। अभी आपने देखा होगा हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं, अन्य अलग अलग देशों से हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं। तो पहले वो वहाँ रहते थे, अलग अलग देशों में रहते थे। जैसे अब वो भारत में आ जाएंगे तो वो यहाँ आकर के क्या कहलाएंगे? प्रवासी कहलाएंगे।
अब देखिए, एक विद्वान की परिभाषा आपकी किताब में दे रखी है, दो विद्वानों की परिभाषा मैंने अलग से लिखवाई हुई थी, लेकिन वो मैंने हटा दी है। और ये भी आपकी किताब का पार्ट नहीं है, ये भी मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में यहाँ पे रखा है, ये आपकी किताब में तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैंने रखा है इसको। अब एक विद्वान जो है बोग महोदय, बोग महोदय के अनुसार प्रवास क्या है? एक मानव समुदाय या समूह, एक पूरा जो मानव समुदाय या समूह जो होता है के द्वारा अपने स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना। जब कोई भी मानव समुदाय या समूह जो है अपने जन्म स्थान को छोड़कर या त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर रहता है या बस जाता है, बसना जानते हो ना, बस जाता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रवास कह रहे हैं। ये परिभाषा किसने दी है? बोग महोदय ने दी है। यहाँ पे दो परिभाषाएं मैंने हटा दी है। निवास के आधार पर प्रवास के भेद या रूप, प्रकार नहीं है, भेद है ये प्रकार, इनको आप प्रकार नहीं कह सकते, ये भेद है। निवास के आधार पर प्रवास के भेद या रूप। रेवेनस्टीन महोदय के अनुसार छोटी दूरियों के प्रवास में स्त्रियों की बहुलता होती है। अभी हमने बात की ना, छोटी दूरियों का जो प्रवास होता है उसमें स्त्रियों की बहुलता होती है। ऐसा क्यों होता है? अभी हमने बात की ना कि पैतृक घर को छोड़ कर के जो स्त्रियां होती हैं वो पति के घर चली जाती हैं। कब? शादी होने के बाद में स्त्रियों की बहुलता होती है। जबकि लंबी दूरियों का प्रवास आर्थिक व्यवस्था के आधार पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आर्थिक कारणों या व्यवस्था, यहाँ पे आप व्यवस्था की जगह कारण भी लिख सकते हैं, आर्थिक कारणों के आधार पर। यहाँ व्यवस्था की जगह आप क्या लिख देंगे? कारणों के आधार पर, आर्थिक कारणों के आधार पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं। किस कारण जाते हैं? रोजगार प्राप्ति के लिए जाते हैं, आर्थिक वजह से जाते हैं। अपना जीवन यापन या जीविका जो आजीविका का जो स्रोत है उनको प्राप्त करने के लिए जाता है, अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्राप्त करने के लिए जाता है। तो लंबी लंबी दूरियों तक प्रवास सिर्फ पुरुष ही करता है, महिलाएं लंबी दूरियों तक प्रवास नहीं करती हैं। अतः प्रवसन या देशांतरण के आधार पर प्रवास के दो रूप माने जाते हैं। जो प्रवसन है, प्रवसन भी कहते हैं, प्रवास को प्रवसन भी कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। प्रवास को प्रवसन भी कहते हैं और देशांतरण भी कहते हैं। देशांतरण मतलब एक स्थान से दूसरा, एक स्थान को छोड़कर जब दूसरा स्थान प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया देशांतरण या प्रवसन कहलाती है। तो इसके दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो रूप हैं। अब बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ पे, एक तो उत्प्रवास और एक आप्रवास। शब्द दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, ये रहा आप्रवास। इनको आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। इनमें अंतर पूछता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है, छोटा प्रश्न जो है वो इस रूप में भी आ जाता है, उत्प्रवास से क्या तात्पर्य है? उत्प्रवास से क्या तात्पर्य है? जैसे हम अभी 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर की बात करें तो यहाँ पे अभी 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आया था? ये प्रश्न आया था, अप्रवास से क्या तात्पर्य है, एमी माइग्रेशन क्या होता है, अप्रवास से क्या तात्पर्य है। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में प्रश्न आया हुआ है। हम देखिए उत्प्रवास क्या है। उत्प्रवास जो है उसको अंग्रेजी में आउट माइग्रेशन कहते हैं, आउट माइग्रेशन। जब किसी, देखिए अब मैं वैसे पढ़ बाद में लेंगे, पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ। उत्प्रवास जैसे भारत का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी कहलाएगा। उत्प्रवास हो गई उसकी प्रक्रिया, तो क्या हो गई? उत्प्रवास। और कहलाएगा क्या? उत्प्रवासी कहलाएगा। ठीक है। और वहाँ जाने के बाद में वहाँ के लोग उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? प्रवासी कहेंगे। ठीक है।
उसके बाद में वहाँ का व्यक्ति अगर भारत में आ रहा है ना, वहाँ का व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति जब भारत में आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? आप्रवास कहेंगे। क्या कहेंगे? आप्रवास। ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति जब भारत में आ जाएगा तो उसे आप्रवास कहेंगे, और वो होगा इमी माइग्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा आर्थिक कारणों से, देखिए कारण तो बहुत होते हैं प्रवास करने के लिए, लेकिन मुख्यतः जो कारण माना जाता है ना वो आर्थिक कारण माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर प्रवास का जो कारण माना जाता है, प्रवासित जनसंख्या के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो आर्थिक कारण होता है। सभी कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारक को ही माना जाता है। आर्थिक कारणों की वजह से अपने जन्म स्थान को, कौन से स्थान को छोड़ रहा है? वो अपने जन्म स्थान को छोड़ जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। आप इसको इसी रूप में ध्यान कर लेंगे, जब किसी व्यक्ति के द्वारा आर्थिक कारणों की वजह से अपने जन्म स्थान को छोड़ा जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। जैसे यूरोपीय जनसमूह से, आपको इतना तो पता है कि यूरोप महाद्वीप से या यूरोपीय जनसमूह से जनसंख्या का जो प्रवास है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की ओर हुआ है। अमेरिकन जो महाद्वीप है, यहाँ पे महाद्वीप लिखा हुआ था, अमेरिकन महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर हुआ है। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो ग्रेट ब्रिटेन जो है, यूरोपीय जो देश है, वहाँ से जनसंख्या धीरे धीरे कहाँ पहुँचती है? एक तो ऑस्ट्रेलिया में पहुँचती है और एक उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पहुँचती है। तो आज भी वर्तमान समय में अधिकांश जो उन महाद्वीपों की लगभग हम ये कह सकते हैं 80% जो जनसंख्या है वो यूरोपीय महाद्वीप से पहुँचने वाली जनसंख्या है वहाँ पे। तो उत्प्रवास आप समझ गए होंगे। जैसे भारत का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश या बिहार का व्यक्ति जो है गुजरात में चल जाकर के बस जाता है, केरल में जाकर के बस जाता है, तो वो क्या है? उत्प्रवास है। अब देखते हैं आप्रवास, जो 2020 के पेपर में भी आया हुआ है। इसको अंग्रेजी में इमी माइग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे ये कटा हुआ था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है इमी माइग्रेशन। जब उत्प्रवास से निकली हुई जनसंख्या, अब ध्यान देना यहाँ पे, आप्रवास के रूप में कौन सी जनसंख्या पहुँचेगी? जो उत्प्रवास के रूप में निकलती है। जब उत्प्रवास से निकली हुई जनसंख्या या गमन करने, गमन का मतलब जाना होता है भाई, गमन का मतलब जाना होता है, गमन करने वाली जनसंख्या किसी नए क्षेत्र में प्रवास कर जाती है। नए क्षेत्र में प्रवास कर जाती है, हम जानते हैं कि उत्प्रवास का मतलब आउट माइग्रेशन। और नया क्षेत्र कौन सी जनसंख्या प्राप्त कर रही है? जो उत्प्रवासी जनसंख्या है वो। इसको आप उत्प्रवासी भी कह सकते हैं, इसको आप आप्रवासी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। अब इस रूप में आ जाए तो आप कहीं घूम जाए, तो ऐसा नहीं करना। उत्प्रवास को उत्प्रवासी भी कह सकते हैं, आप्रवास को आप्रवासी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्प्रवास के रूप में जो जनसंख्या स्थानांतरण करती है, निकलती है या जाती है, जनसंख्या किसी नए क्षेत्र में प्रवास कर जाती है या आगमन करती है। आगमन मतलब आती है, आगमन का मतलब क्या हुआ? आती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति जब भारत में आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आप्रवास कहलाएगा। तो उसे ही आप्रवास कहते हैं। आगमन का मतलब आना और गमन का मतलब जाना। कहाँ से जाना? उत्प्रवास से जाना। मतलब जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र तो क्या है? उत्प्रवास का है, और ये क्षेत्र क्या है? आप्रवास का है। तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि उत्प्रवास वाले क्षेत्र से जनसंख्या कहाँ जा रही है? दूसरे क्षेत्र में जा रही है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जब भारत का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाता है तो वो क्या है? उत्प्रवास है। तो ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति जब भारत में आ जाता है वो क्या है? आप्रवास है। तो मतलब यही तो हो गया ना कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को भारत में आते ही उसे आप्रवासी जनसंख्या के रूप में मतलब डिफाइन कर रहे हैं। तो भारत का व्यक्ति जो है, भारत का व्यक्ति जब ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया वाले उसे क्या कहेंगे? आप्रवासी कहेंगे ना। क्या कहेंगे? आप्रवासी जनसंख्या, ठीक है ना। तो हम यही बात कर रहे हैं, ये दोनों
जब हम भारत से ही दोनों की बात करेंगे तो भारत से जाएगा तो उत्प्रवास और भारत में आएगा तो आप्रवास। इसी प्रकार से जब ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति क्या बोलेंगे, जब वहाँ पे कोई जनसंख्या आएगी तो उसे वो क्या कहेंगे, आप्रवास कहेंगे, और वहाँ से जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, वो उत्प्रवास कहेंगे। तो इतना सा समझना है बस। जैसे ऑस्ट्रेलिया के निवासियों का भारत में आना, हम वही तो बात कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों का भारत में आना, ये क्या है, आप्रवास। और भारत के व्यक्तियों का ऑस्ट्रेलिया में जाना क्या है, उत्प्रवास। मानव प्रवास के पक्ष, अब देखिए यहाँ भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। मानव प्रवास के जो पक्ष हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। एक तो स्थिरता पक्ष है, एक संख्या पक्ष है ना। उसके बाद में ये कारण पक्ष है, उसके बाद में ये काल पक्ष है, उसके बाद में ये देश पक्ष है। समझ गए। मानव प्रवास के माध्यम से प्रवास का क्षेत्र, प्रवास का क्षेत्र कौन से क्षेत्र में प्रवास कर रहा है, प्रवास की समय अवधि कितने समय के लिए प्रवास कर रहा है, प्रवासी लोगों की संख्या, प्रवासी जो लोग हैं, प्रवास करने वाले जो लोग हैं, उत्प्रवास के रूप में जो प्रवास कर रहे हैं उन लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म व प्रजाति आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है मानव प्रवास के पक्ष में। मानव प्रवास के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मानव प्रवास जो है उसके अंतर्गत कितने पक्षों का अध्ययन किया जाता है, 5 पक्षों का। अब यहाँ पे कभी कभी सेपरेट न देकर के मानव प्रवास के जो पक्ष हैं उनको सभी को एक साथ न लेके एक आध पक्ष भी अलग से सेपरेट, जैसे देश पक्ष किसे कहते हैं, काल पक्ष किसे कहते हैं, ऐसे भी आ जाता है। तो देश पक्ष देखते हैं सबसे पहले। इस पक्ष के अंतर्गत प्रवास का 2 भौगोलिक इकाइयों के मध्य में होने वाले प्रवास की दिशा को ज्ञात किया जाता है, देश पक्ष। 2 भौगोलिक जो इकाइयां हैं उनके मध्य में जो प्रवास होता है उसकी दिशा को ज्ञात किया जाता है देश पक्ष के अंतर्गत। देश मतलब दिशा, देश को किससे जोड़ देंगे, दिशा से। देश पक्ष के अंतर्गत 2 जो भौगोलिक इकाइयां हैं उनके मध्य में प्रवास की दिशा क्या है उसको ज्ञात किया जाता है। देश पक्ष के अंतर्गत मुख्य रूप से अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास तथा स्थानीय प्रवास को शामिल किया जाता है। मतलब क्या हुआ, अंतर महाद्वीपीय प्रवास तो हम उस प्रवास को कह रहे हैं कि एक ही महाद्वीप के देशों के अंतर्गत होने वाला प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब एक देश से दूसरे देश के मध्य में होने वाला प्रवास तो किस में आ गया, एक देश से दूसरे देश के मध्य में होने वाला प्रवास तो एक ही महाद्वीप के ऊपर आ गया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आसपास वाले जो देश हैं उनके मध्य में जो प्रवास हो रहा है, जैसे भारत का पाकिस्तान से, पाकिस्तान का भारत से, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया, ठीक है। और अंतर्राज्यीय प्रवास, जैसे कोई देश है, अब उस देश में जो राज्य हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। और स्थानीय प्रवास, जैसे जयपुर है, अब जयपुर का व्यक्ति गांव में आ जाए और गांव का व्यक्ति जयपुर में चला जाए तो ये स्थानीय प्रवास हो गया। या यूं कहें, जैसे मान लीजिए राजस्थान में 33 ज़िले हैं, तो 33 ज़िलों में एक ज़िले का व्यक्ति दूसरे ज़िले में जा रहा है, दूसरे ज़िले का व्यक्ति तीसरे ज़िले में जा रहा है, तो इस प्रकार का प्रवास स्थानीय प्रवास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान कर लेंगे। काल पक्ष की बात करते हैं। इस पक्ष के अंतर्गत प्रवास के समय की गणना की जाती है। इस पक्ष के अंतर्गत प्रवास के समय की गणना की जाती है। मतलब देश पक्ष को तो हमने दिशा से जोड़ा कि दिशा क्या है, किस दिशा की ओर प्रवास हो रहा है, ठीक है ना। जबकि काल, काल का मतलब क्या होता है, समय, तो काल को किससे जोड़ देंगे, समय से जोड़ देंगे। तो काल पक्ष के अंतर्गत समय की गणना की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से दीर्घकालीन प्रवास, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए होने वाला प्रवास, सामयिक या मौसमी प्रवास, ऋतुओं के अनुसार होने वाला प्रवास। अब आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर, बकरवाल और जो भोटिया प्रकार के जो वहाँ पे जो जनजातियाँ निवास करती हैं, वो क्या करती हैं कि ट्रांस ह्यूमेंस, जिसको हम बोलते हैं ऋतु प्रवास, ट्रांस ह्यूमेंस जिसको हम बोलते हैं ऋतु प्रवास। अब ऋतुओं के अनुसार वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही मतलब शरद ऋतु में उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में जो घास होती है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो वो लोग शीत ऋतु में दक्षिणी भागों की ओर आ जाते हैं।
और ग्रीष्म ऋतु में वापस बर्फ़ पिघल जाती है और उनके पशुओं के लिए पर्याप्त जो चारा होता है वो उपलब्ध हो जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में वापस उत्तरी भागों की ओर चले जाते हैं। तो ये मौसमी प्रवास हो गया ना, तो इस प्रवास को ही हम क्या कह रहे हैं, सामयिक या मौसमी प्रवास कह रहे हैं, ठीक है ना, जिसको ट्रांस ह्यूमेंस कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में। वह दैनिक प्रवास आदि को शामिल किया जाता है। बम्बई जैसे शहर में, या जिसको मुंबई कह रहे हैं, ऐसे जो बड़ी बड़ी जो शहर हैं उन शहरों में दैनिक प्रवास भी बहुत ही लंबी लंबी दूरियों तक होता है। 200-200 किलोमीटर तक लोग जो है ट्रेन से और अन्य व्हीकल जो हैं उनसे लंबी लंबी दूरियों को तय करते हैं। सुबह जाते हैं काम काम पर रोजगार के लिए और शाम को घर आ जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रवास भी होता है, दैनिक प्रवास, जो पूरे दिन के लिए ही किया जाता है, मतलब एक दिन के लिए किया जाता है। सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, तो इस प्रकार का प्रवास दैनिक प्रवास कहलाता है। अब देखिए कारण पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत प्रवास के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन किया जाता है। जो प्रवास है उस प्रवास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उन सब का अध्ययन हम कारण पक्ष के अंतर्गत करते हैं। जैसे भौतिक कारकों की वजह से व्यक्ति प्रवास करेगा, आर्थिक कारणों की वजह से व्यक्ति प्रवास करेगा, सामाजिक कारणों की वजह से व्यक्ति प्रवास करेगा, धार्मिक व सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारणों की वजह से व्यक्ति प्रवास करेगा। तो ये मुख्यतः सभी कारक हो गए ना, भौतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, व सांस्कृतिक राजनीतिक कारक हो गए। तो इनके कारण व्यक्ति प्रवास करता है। उसके बाद में है संख्या पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत उत्प्रवासी मतलब आउट माइग्रेशन, उत्प्रवासी जनसंख्या तथा अप्रवासी इमिग्रेशन जनसंख्या का आकलन किया जाता है। उत्प्रवासी जनसंख्या और अप्रवासी जनसंख्या का आकलन किया जाता है कि उत्प्रवास के रूप में तो कितनी जनसंख्या स्थान को छोड़कर गई है और अप्रवास के रूप में कितनी जनसंख्या स्थान को छोड़कर आई है, ठीक है ना। जाने वाली जनसंख्या और आने वाली जनसंख्या दोनों का आकलन किया जाता है संख्या पक्ष में। संख्या का मतलब क्या हुआ कि कितनी संख्या में लोग गए हैं और कितनी संख्या में लोग आए हैं। जाने वाले लोग उत्प्रवासी जनसंख्या के रूप में होंगे और आने वाले लोग अप्रवासी जनसंख्या के रूप में होंगे, ठीक है ना। तो आपको जहाँ तक इन शब्दों से आपको पता तो चल रहा होगा, देश में मतलब दिशा, प्रवास की दिशा किस ओर है, काल का मतलब समय, कारण का मतलब कौन कौन से कारणों की वजह से प्रवास हो रहा है, और संख्या का मतलब कितनी संख्या में प्रवासी जनसंख्या, आप उत्प्रवास के रूप में अप्रवास के रूप में कितनी जनसंख्या है। उसके बाद में स्थिरता पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत स्थायी व अस्थायी प्रवासी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है या आकलन किया जाता है। स्थिरता का मतलब स्थायी या अस्थायी, इसमें दो शब्द आप ध्यान कर लेंगे, स्थायी व अस्थायी। एक तो स्थायी रूप से प्रवास कर जाते हैं जो वापस, स्थायी प्रवास हम उस प्रवास को कह रहे हैं जब व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर वापस उस जन्म स्थान पर कभी नहीं आता, तो वो स्थायी प्रकार का प्रवास हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं रोजगार के लिए जाता है, 6 महीने 10 महीने 8 महीने साल भर 2 साल 5 साल 10 साल के लिए जाता है और वापस जन्म स्थान पर उसको आना है, तो वो अस्थायी प्रकार का प्रवास होगा। वो गया तो है लेकिन 2 4 5 साल बाद में वो वापस आ गया, तो वो अस्थायी प्रकार का प्रवास होगा। जब वह व्यक्ति जन्म स्थान पर वापस आ जाता है तो वह अस्थायी प्रकार का प्रवास कहलाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप ध्यान कर लेंगे। जैसे 18वीं शताब्दी के पश्चात, 18वीं शताब्दी के पश्चात क्या हुआ, यूरोपीय जनसंख्या कौन कौन से महाद्वीपीय क्षेत्रों में पहुंची है। एक तो यहाँ पे महाद्वीप लिखा हुआ था जो मैंने काट दिया है, अमेरिकन लिख देंगे आप, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन तथा अफ्रीकन देशों में स्थायी प्रवास के रूप में रहने लगती है। मतलब यूरोपीय महाद्वीप से लगातार जनसंख्या निकलती रही और कौन कौन क्षेत्रों में जाकर के रहने लगी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और अफ्रीका के अधिकांश जो देश हैं उन देशों में जाकर के स्थायी रूप से रहने लगती है। कौन सी जनसंख्या, यूरोपीय महाद्वीप से निकलने वाली जनसंख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्थिरता पक्ष में स्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास, दो प्रकार का प्रवास यहाँ पे होता है। तो इसको भी आप स्थिरता से आप स्थायी और अस्थायी को ध्यान कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन जो है आज हमने प्रारंभ कर दिया। आगे की बात करेंगे हम, कल करेंगे आगे की बात।